हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 25। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं कि हम पढ़ेंगे आज घन और उसके प्रतिरूप के बारे में। बच्चों, आपको याद होगा हमने पिछली वर्कशीट में घन के बारे में बात की थी। और घन क्या है? जैसे हम किसी संख्या को 3 बार अगर गुणा कर देते हैं तो वो घन होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, हमने सीखा था जैसे 1 का घन 1 की घात 3, तो इसका मतलब हुआ 1 गुणा 1 गुणा 1। तो इसका उत्तर कितना आता है? 1। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हम 5 का घन करेंगे या 5 की घात 3 करेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 को आप 3 बार गुणा कर दोगे। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 हुआ 25 और 25 गुणा 5 हुआ 125। तो ये हमने पिछली वर्कशीट में बच्चों कुछ देखा था, घन के बारे में हमने बात की थी। तो चलिए और इसके बारे में आज हम सीख लेते हैं। तो देख लेते हैं, पहले यहाँ कुछ बात हो रही है, प्रिया और रिया की बातचीत हो रही है। और क्या बात हो रही है? आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन या रोकथाम क्षेत्र बन गया। आपको पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, और किसी क्षेत्र में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है या संक्रमण बढ़ जाता है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है। वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। और जैसा कि अभी सरकार के दिशा निर्देश हैं कि यदि किसी क्षेत्र में 200 व्यक्ति संक्रमित हो गए हों तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जो है घोषित कर दिया जाएगा। 200 या उससे ज्यादा हो गए तो उसको कंटेनमेंट जोन जो है घोषित कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं कंटेनमेंट जोन में क्या होता है? उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो उस क्षेत्र से, उस जोन से बाहर नहीं आ सकते, और बाहर का कोई व्यक्ति भी उस क्षेत्र में नहीं जा सकता, जिससे कि इन्फेक्शन को या संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। तो पहले देखते हैं भैया कौन सा पैटर्न जो है, रिया और प्रिया की बात चल रही है, किस पैटर्न की वो बात कर रहे हैं। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह का था कि पहले दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ। दूसरे दिन जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। भैया इसका मतलब क्या है, जरा वो समझ लें। पहले तो बात हो रही है विषम संख्याओं की। अब विषम संख्याएं कौन सी हैं? जो हमारी 2 से भाग नहीं होती है। तो विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और बहुत सारी हमारी विषम संख्याएं इस तरह से। तो पहले दिन तो एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, जैसा कि यहाँ बोला जा रहा है। दूसरे दिन में जितना अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, तो अगली दो विषम संख्याएं तो ये है हमारी। तो इनका योग अगर योग कर दें, योग मतलब जोड़ कर दें, तो 3 और 5 का जोड़ हो जाएगा 8। तो दूसरे दिन कितने व्यक्ति संक्रमित हो गए? 8। वो कह रहे तीसरे दिन में जितना अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है, अगली 3। तो अगली 3 तो ये है भैया। तो अगर आप इन्हें जोड़ के देखोगे तो ये कितना आएगा? 11 और 9 20 और 7 27। तो अगले तीसरे दिन में 27 लोग संक्रमित हो गए। और चौथे दिन में जो है संक्रमित जो हुए लोग, वो अगली 4 क्रमागत संख्याओं, विषम संख्याओं का योग होता है। तो अगली 4 अगर हम देखेंगे तो 17 के बाद यहाँ 19 भी आप लिख सकते हो। तो इन चारों को अगर आप जोड़ देते हो बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 64। तो एक पैटर्न निकल कर यहाँ पर आ रहा है। अब वो पैटर्न क्या है इसको जरा हम समझ लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो आप देखें, पहले उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो आप ये देखें कि पहले दिन में जो संक्रमित हुए वो था पहली विषम संख्या 1। और आप देखें कि 1 को आप जो है लिख सकते हो 1 की घात 3, क्योंकि 1 की घात 3 होता है 1 गुणा 1 गुणा 1। इसी तरह से दूसरे दिन कितने लोग संक्रमित हुए थे? जो अगली दो क्रमागत विषम संख्याएं थी उनका योग, मतलब 3 जमा 5। 3 जमा 5 क्या था? 8 आया। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 वो 8 होता है। इसी तरह से तीसरे दिन में कितने संक्रमित हुए? अगली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 7, 9, 11। इनको जोड़ दिया तो 27। 27 हो रहा है 3 की घात 3। तो आप देखो एक पैटर्न निकल कर आ रहा है। पहले दिन कितने हुए? 1 की घात 3। दूसरे दिन 2 की घात 3। तीसरे दिन 3 की घात 3। चौथे दिन 4 की घात 3। तो पांचवें दिन कितने होंगे? 5 की घात 3। 5 की घात 3 कितना हुआ? 125। और छठे दिन कितने होंगे? छठे दिन होंगे 6 की घात 3।
तो 6 की घात 3 का मतलब हुआ 6 गुणा 6 गुणा 6 मतलब 216। छठे दिन हो जाएंगे 216 लोग संक्रमित। तो अब यहाँ जो 5वें दिन की बात हो रही है कि अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो 19 के बाद आप देखोगे अगली क्रमागत जो विषम संख्या है वो है 21, फिर है 23, फिर 25, 27 और ये 29, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो एक पैटर्न निकल कर आ रहा है संक्रमण का कि हर दिन कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं और ये घन के रूप में व्यक्त हो रहा है। 7वें दिन की बात करेंगे तो 7वें दिन कितने हो जाएंगे, 7 की घात 3, और 7 की घात 3 कितना होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो हो जाएगा 343। अब आपकी वर्कशीट में आपसे एक प्रश्न पूछा हुआ है कि कितने दिन में ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। भैया अभी हमने देखा था कंटेनमेंट जोन तब बनता है जब उस क्षेत्र में 200 या उससे ज्यादा लोग संक्रमित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि छठे दिन कितने लोग संक्रमित होंगे, 6 की घात 3, और 6 की घात 3 का मतलब हुआ 216। तो भैया अगर छठे दिन 216 लोग संक्रमित हो गए तो इसका मतलब वो कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो इसका उत्तर कितना होगा, इसका उत्तर होगा छठे दिन। छठे दिन जो है वो क्षेत्र जो है कंटेनमेंट जोन बन जाएगा अगर इसी पैटर्न से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती रही तो। देख लेते हैं, अब यहाँ कुछ प्रश्न है आपके पास वर्कशीट में, इनके उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लें, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताएं। तो क्या लगता है उत्तर, देख लेते हैं। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या घट जाएगी। अब क्यों घटेगी भाई, क्योंकि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद ना ही कोई उस क्षेत्र में आ पाएगा ना ही कोई बाहर जा पाएगा, जिससे संक्रमण नहीं फैलेगा और अपने आप धीरे धीरे जो है संक्रमण घट जाएगा। तो अपने आप ही कोरोना मरीजों की संख्या जो है घट जाएगी। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या है, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? तो हमने इस वर्कशीट में पढ़ा ही है कि सरकार को 200 या उससे ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए। तो 200 हो गए उस क्षेत्र में या 200 से ज्यादा हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है भाई, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न, जो पैटर्न था कि 1 की घात 3, 2 की घात 3, इस तरह से, तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों के बाद पूरा क्षेत्र संक्रमित हो जाएगा? तो भैया ये कैसे पता लगेगा? तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार पूरा क्षेत्र 15वें दिन पूरा क्षेत्र हमारा कोरोना संक्रमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15वें दिन कितने लोग हो जाएंगे हमारे पास, 15 की घात 3। अब पैटर्न को अगर आप समझ गए थे तो पहले दिन हो रहा था 1 की घात 3, दूसरे दिन 2 की घात 3, तीसरे दिन 3 की घात 3, तो 15वें दिन हो जाएंगे जो संक्रमित लोग हो जाएंगे 15 की घात 3, और 15 की घात 3 आप कर सकते हो हल, कैसे होगा, 15 गुणा 15 गुणा 15, तो आ जाएगा 3375। तो उस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, 3025 लोग हैं। तो 15वें दिन तो सबको इन्फेक्शन हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट में आगे लिखा है 14 की घात 3 भी लिखा है। 14 की घात 3 होता है 2744। अब 2744 तो 3025 से कम है, इसलिए 14वें दिन तो सारे लोग संक्रमित नहीं होंगे। तो कब होंगे, 15वें दिन सारे लोग संक्रमित होंगे। ठीक है बच्चों, तो 15वें दिन में वो पूरा क्षेत्र जो है उसमें जितनी भी आबादी है वो सारी कोरोना से संक्रमित हो जाएगी, अगर ऊपर वाले पैटर्न को जो वर्कशीट में दिया है उसके हिसाब से संक्रमण फैलेगा तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है, जो हमें पैटर्न यहाँ वर्कशीट में बताया गया है, या कोई पैटर्न भी हो सकता है या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखते हैं क्या उत्तर है इसका। तो इसका उत्तर बच्चों आप देखें यहाँ पर, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने में यह आवश्यक नहीं है कि कोई स्थिर पैटर्न हो। ये जरूरी नहीं है कोई पैटर्न ही हो वहां पर। ये संख्या किसी भी पैटर्न से बढ़ सकती है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, घट भी सकती है। ऐसा निर्भर करता है कि किसी स्थान के लोग नियमों का कितने अच्छे से पालन करते हैं। अब भैया लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं नहीं रखते, मास्क लगाते हैं या नहीं लगाते, बाहर जरूरत के समय निकलते हैं या वैसे ही घूमते फिरते रहते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि लोग वहाँ के कितने नियमों का अच्छे से पालन करते हैं और वहाँ की सरकार नियमों को कितनी कड़ाई से लागू करवाती है। सरकार भी कितना सीरियस है नियमों को लागू कराने में, इस बात पर भी निर्भर करता है कि भैया मरीजों की संख्या, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ेगी
या घटेगी या कोई पैटर्न फॉलो होगा। तो कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, तो ये कई बातों पर निर्भर कर सकता है, लोगों पर भी निर्भर करेगा और सरकार पर भी निर्भर करेगा। राइट बच्चों? तो ये थी आज की वर्कशीट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।